मेरा ये है कि आपकी जो किताब आई थी जिसके बारे में आपने भी बात की, संसद में गांव, गरीब और किसान की बात, लगभग 224 पेज पन्नों की ये किताब है और इसमें आपके संसद जो दिए हुए भाषण है उनका संकलन है और आपने ज्यादातर इन्हीं विषयों पर बोला भी है और स्वाभाविक रूप से आपका इस विषय पर अधिकार है। तो अभी जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खेती किसानी से जुड़े हुए जो बिल लाए हैं, 3 कानून लेकर आई है, इन्हें आप कैसे देखते हैं और क्या ये आपके जीवन के संघर्षों को समाधान की दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं? इस पर भी आप कृपया अपना विचार रखें। देखिए, कहावत है, जो दर्शन करना चाहिए, कबीरदास जी ने कहा, जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, दर्पण में लागा काई तो दर्श कहाँ से पाई। प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे नए संसद भवन के शिलान्यास के अवसर पर, तो उन्होंने गुरु नानक देव जी का कहा कि नानक जब तक इस संसार में रहो तब तक कुछ कहिए आ कुछ सुनिए। मैंने कहिए आ सुनिए, केवल कहिए मत, सुनिए। लोकतंत्र का मतलब क्या है? यही है हमारा सत्संग। सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग करते थे ऋषि मुनि महात्मा, बैठते थे, अपने अपने पक्ष को रखते थे, एक सुनने वाला होता था। मंडन मिश्र और शंकराचार्य में शास्त्रार्थ हुआ तो मंडन मिश्र जी की पत्नी भारती को पंच बनाया गया और भारती ने निर्णय दिया कि मंडन मिश्र जी पराजित हो गए। अपने पति को कहा, पराजित हुए, शंकराचार्य विजित हुए। तब भारती ने कहा कि मैं अर्धांगिनी हूँ, हमारे पति तो आधे अंक के मालिक है, पराजित हो गए, लेकिन अब मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, मुझसे शास्त्रार्थ करके हराइए, तब आप पूर्ण विजेता होइएगा। और जब भारती से शास्त्रार्थ करने लगे तो लंबी कहानी है, शंकराचार्य हार गए। उन्होंने क्षमा मांग के कहा कि मुझे समय दो माता, मैं इतने दिन के बाद आता हूँ, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 शास्त्र है ना। तो शंकराचार्य जी को धर्म अर्थ और मोक्ष शास्त्र तो पढ़ लिए गए थे, काम शास्त्र का ज्ञान नहीं था, सन्यासी थे, और वो भी शास्त्र है। भारती ने उसी काम शास्त्र के आधार पर प्रश्न किया, शंकराचार्य जी तो जानते नहीं थे, उत्तर नहीं दिया, तो फिर समय लिए, बाद में आए, फिर शंकराचार्य विश्व विजयी हुए। ये है हमारा आदर्श। बहस से, संवाद से, बैठिए, तर्क करिए। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि दुनिया में शासन, जितने शासन की पद्धति है उसको 2 ही भाग में बांटा जा सकता है। एक शासन है तर्क का, एक शासन है हथियार का। अब तर्क का जो शासन है उसमें चाहिए जानकारी, उसमें चाहिए विद्या, उसमें चाहिए अध्ययन, उसमें चाहिए सहनशीलता, उसमें चाहिए धैर्य। और एक है हथियार का कि मैं जो कहता हूं उसी को मानो। तो आज सरकार के तीनों कृषि बिल हैं, काफ़ी बहस के बाद ये तीनों कृषि बिल बनाए गए हैं। 3/1/2019 को लोकसभा में कृषि बाजार और ग्राम हाट के संबंध में 62वां प्रतिवेदन दिया गया था, जिस कमेटी का मैं चेयरमैन था। बड़े विस्तार से उसमें चर्चा है। 22,000 ग्रामीण हाट हैं। आज जो किसान बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, देश के बहुत किसान हैं जिनको ये ग्रामीण हाट के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि बिहार से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, इस और ये पूर्वोत्तर में भी ये ग्रामीण हाट लगते हैं सप्ताह में, कहीं 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, जहाँ कृषि उत्पाद लेके लोग आते हैं और उपभोक्ता खुद खरीदने जाते हैं। उसमें न कोई बिचौलिया है न कुछ है। ये एक बहुत बड़ा है विस्तार। तो प्रधानमंत्री जी ने जो ये 3 कानून बनाया है, वो कानून अपने तौर पर अधिकतम, मैं नहीं कह रहा हूँ संपूर्ण, अधिकतम किसानों की समस्याओं को समाधान करने के लिए, उनके सर्वांगीण विकास को दृष्टि में रखते हुए किया गया है। आज से पहले, बहुत पहले की खेती थी, वो अलग थी। आज की खेती है, वह जोत है छोटी। 86% के लगभग लोग हैं जो लघु और सीमांत किसान हैं। 60% हैं जो 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले हैं, और 2 हेक्टेयर तक जमीन जोतने वाले हैं। उनकी आबादी 18 से 20% है। लगभग समझिए
ये 86-90% के आसपास हैं। बिहार में तो 96% है जो लघु सीमांत किसान हैं, छोटे। और दिन प्रतिदिन परिवार बढ़ रहा है तो ये जमीन बढ़ते जा रहे हैं, टुकड़े होते जा रहे हैं। इसके लिए एक कृषि अर्थशास्त्री चौधरी चरण सिंह जी और बाकी कृषि अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा कि जमीन के बंटवारे को रोकना चाहिए, क्योंकि 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले जो जोत है वो अलाभकर है। और लोहिया जी के समय में हम लोग नारा लगाते थे, बिना नफा की खेती बाड़ी, उस पर लगे माल गुजारी, जिस खेती से लाभ नहीं उस पर लगे लगान नहीं। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने 6 बीघा जमीन पर से मालगुजारी को मुक्त किया था बिहार में, जो बढ़ते बढ़ते आज जो कर्पूरी जी के समय में था उससे 25 गुना ज़्यादा आज मालगुजारी किसान को देना पड़ रहा है, बढ़ गया। तो ये जो किसान के अंदर जो हैं, भौगोलिक स्थिति अलग है, सामाजिक स्थिति अलग है, आर्थिक स्थिति अलग है, भौगोलिक स्थिति अलग है, जलवायु भी अलग अलग है, खेती के भी अलग अलग हैं। एक परंपरागत खेती अनाज की खेती करते हैं, एक व्यावसायिक खेती करते हैं, फल की खेती करते हैं, सब्जी की खेती करते हैं, मछली की खेती करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं। आज बहुआयामी कृषि का रूप बना है, बहुआयामी, मल्टी डायमेंशंस। तो इस मल्टी डायमेंशंस में जो नई तकनीक से खेती करने लगे लोग हैं, वो नई तकनीक वाले लोग अब नए कानून को खोज रहे हैं, क्योंकि उनकी ऐसा कानून बने जो उनको इसमें आगे बढ़ने का अवसर दे, अवरोध पैदा नहीं करे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके बनाया गया है, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ये तीनों कानून को बनाया गया है, निर्माण हुआ है, जिसमें करीब करीब हिंदुस्तान के किसान का मेरी राय में 70 से 75% तक तात्कालिक समस्याओं के निदान को सोचा गया है। आगे परंपरा जारी रहेगी, फिर समस्या आएगी, फिर उस पर चिंतन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे। विशेषज्ञ हैं हिंदुस्तान के अंदर जो ये ICAR हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इनके देश भर में विश्वविद्यालय से लेके, डीम्ड यूनिवर्सिटी से लेके, इनके रिसर्च से संस्थान से, स्टेशन से लेके, कृषि विज्ञान केंद्र से लेके, इस सब को जोड़िए तो कोई देश भर में लगभग मोटा मोटी 1000-1500 ऐसे ICAR के संस्थान हैं जहां वैज्ञानिक अलग अलग तरीके से शोध कर रहे हैं। ये उनके शोध सब बस्ता में पड़े रहते थे। भारत सरकार ने उनके अनुसंधान को आगे लाया है, उस पर समेकित रूप से चिंतन किया है। तो आज वैज्ञानिक खेती, मैकेनाइज्ड खेती, आधुनिक खेती, व्यावसायिक खेती, परंपरागत खेती, इस सभी खेती को जोड़ करके और उसकी समस्या के निदान के लिए एक रास्ता बनाया गया है। अब किसी जगह अगर किसी को इस कानून में कोई त्रुटि दिखाई पड़ती है तो सरकार कह रही है ना कि आप बताओ कि इसमें क्या त्रुटि है और इसमें और क्या होना चाहिए, बताओ। चौधरी चरण सिंह जी ने किताब जो लिखी थी इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, कॉजेज एंड क्योर, उसमें उन्होंने लिखा था कि किसान के शोषण का सबसे बड़ा कारण एक है, वह है टर्म्स ऑफ ट्रेड, कि जो व्यापार का शर्त है वो आज किसान के माल को खरीदने वाले के हाथ में है, जबकि औद्योगिक माल का जो टर्म्स ट्रेड है वह बेचने वाले के हाथ में, उत्पादन करने वाले के हाथ में है, उल्टा है किसान का। अब सरकार कोशिश कर रही है कि ये टर्म्स ऑफ ट्रेड है, ये बहुत आर्थिक नीति है व्यवसाय में। यह सामान्य रूप से समझने में कुछ समय लगता है। तो ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसको सरकार बदल करके किसान के हाथ में देना चाहती है कि अपने उत्पादन की कीमत तय करने का अधिकार ज्यादा से ज्यादा किसान के हाथ में जाए। क्या बुरा है? अब कुछ जगह पर जो निहित स्वार्थी क्रिएट हो गया है, जिसको कहते हैं मंडी व्यवस्था,
अब इस मंडी व्यवस्था वाला कहते हैं नहीं, ये मंडी जहां जहां है वहां मंडी के अलावे बाहर किसान नहीं बेच सकता है। मोटा मोटी समझिए यही झगड़ा है। सरकार का कहना है कि किसान का माल है, मन चाहे तो मंडी में बेचे, मन चाहे तो वहां बेचे। और चौधरी चरण सिंह कहते थे कि किसान के भाग्य का सूर्योदय तब होगा जब मेरठ का किसान अपने खेत का गुड़ लेके दुनिया के बाजार में जाके बेचने जाएगा, उस दिन किसान खुशहाल बनेगा। कहाँ वो सोचते थे कि मेरठ का किसान गुड़ लेकर के विश्व बाजार में जाए। तो आप विश्व बाजार में अगर लेके जाएंगे, आप चाहे गेहूं हो, चावल हो, फल हो, सब्जी हो, दूध का प्रोडक्ट हो या कोई चीज हो, मछली हो, मांस हो, कोई ले जाएंगे तो उसके अंदर गुणवत्ता भी तो वैसी होनी चाहिए। और वो गुणवत्ता लाने के लिए जब तक उस तरह से किसान को प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा, उस टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं होगा, वो टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो कैसे होगा? और वो कौन देगा? तो जो 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ के जमीन वाले किसान हैं हमारे इधर, बाढ़ और बरसात प्रभावित वाले, उनके पास में कहाँ इतनी पूंजी है? कहाँ पूंजी है? आखिरी बात ये कहूंगा कि बहुत आते हैं तो ये पंजाब हरियाणा के कुछ किसान हैं, ये कहते हैं अब बिहार के, मुझको मेरे एक पूछ रहे थे तब बिहार में गरीबी क्यों है? तो हमने कहा कि अब पंजाब और हरियाणा में गरीबी नहीं है, उसका मैं सरकार से कहूंगा, रिकॉर्ड है। अभी जो 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि से सभी किसानों को दिया गया है, तो उसमें बताया जाए कि हरियाणा और पंजाब के कितने किसान ने लिया है। अगर वो गरीब नहीं है तो 6,000 रुपया क्यों लिए? कह देते कि सरकार इस रुपया को लेकर और काम में लगा दे। अगर गरीबी नहीं है तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पंजाब और हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाओं को उज्ज्वला गैस से गैस कनेक्शन मिला है? अगर वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है तो इतने गैस कनेक्शन कहां से गया? या तो फर्जी लोगों ने ले लिया या आंदोलनकारी बतावे। तीसरी बात है, अभी कोरोना काल में जो भारत सरकार के तरफ से 4-5 महीने तक जो सबको जो राशन दिया गया, तो भारत सरकार वो जरा आंकड़ा पब्लिक के सामने देना कि हरियाणा में, पंजाब में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जो संपन्न किसान लोग हैं, समृद्ध 5 स्टार आंदोलन करने वाले, 5 स्टार कल्चर से आंदोलन करने वाले, उनका भी आ जाए ना कि ये कितने लोगों ने वहां ये कोरोना काल में केंद्र सरकार के जो राशन दिए गए कितने परिवार ने लिया। अगर उनके यहाँ गरीबी नहीं है तो राशन क्यों लिए? फिर सरकारी आंकड़ा, अगर इनके यहाँ गरीबी नहीं है तो मनरेगा से जो इतने पैसे पंजाब हरियाणा में गए, तो वहां मजदूर तो है ही नहीं, मिट्टी काटने वाला कोई है ही नहीं, कस्सी चलाने वाला कोई है ही नहीं, तो मनरेगा से जो इतना पैसा गया वो किसने खाया? अगर वहां गरीब है नहीं, मजदूर है नहीं, तो मनरेगा के पैसा से जो काम हुआ तो या तो कागज पर फर्जी हुआ होगा या बंदरबाट हुआ होगा। ये मैं आंकड़े की बात कर रहा हूं। और वो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे भी कहता हूं कि ये आंकड़ा तुम देखो ना, क्या बात करते हो साहब। एक बात मैं कहूंगा, हरियाणा में मेरी रिश्तेदारी है, एक जगह की बात है, मेरी पत्नी भी साथ थी, कहीं हम थे, राज मजदूर काम कर रहे थे, दोपहर में एक अनुसूचित जाति का मजदूर था, नाश्ता करने लगा तो रोटी और नमक का ढेला था, ढेला, वो दांत से काट के रोटी खा रहा था, पानी पी रहा था। एक यादव जी थे, चंदू गांव के मिस्त्री थे, बड़े अच्छे मित्र थे मेरे। मैंने उनको पूछा, राव साहब आपके यहाँ हरियाणा में ऐसे? तो कहा साहब ये तो नमक भी चाट रहा है, बहुत है ऐसे जो सूखी रोटी चबाता है और पानी के साथ निगलता है। संजोग से हम भी जाते थे
तो उन मजदूर को मेरी पत्नी ने कहा कि तुम कल से तुम्हारे लिए हम सब्जी ले आएंगे। तो हम लोग वहीं जाके खाते थे, तो अपने घर से सब्जी ले जाते थे तो उसके लिए भी ले जाते थे, तो उसको दे देते थे। क्या बात करते हैं। कबरा बाँचे आँखिन देखा, पंडित बाँचे पोथीन लेखा। मेरी भी रिश्तेदारी है हरियाणा में। चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में देवी लाल जी के साथ मैं 7-8 वर्षों तक हरियाणा के गांव-गांव में घूमा हूं। आज भी उत्तरी हरियाणा में जो खुशहाली है, संपन्नता है, क्या दक्षिणी हरियाणा में है? दक्षिणी हरियाणा के हिबाल में उतनी खुशहाली, उतनी संपन्नता, उनके खेत में उतना उत्पादन। दक्षिणी हरियाणा के लोग तो गेहूं की रोटी को कहते थे कि रिश्तेदारों का खाना है, रिश्तेदारों के लिए। ऐसे मेरे रिश्तेदार लोग बताते हैं। क्या बात करते हैं। असंतुलित विकास भौगोलिक स्तर पर 200 जिला आइडेंटिफाई किए अटल जी, जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, जिसको नरेंद्र मोदी उठा करके बराबर में लाना चाहते हैं। देश का समेकित और समग्र विकास, संपूर्ण देश सबल होगा, संपन्न होगा, सशक्त होगा, तभी तो राष्ट्र समृद्ध होगा। एक दृष्टि ये है। एक दृष्टि ये है, कोई आदमी तपस्या कर रहा था, महादेव बाबा प्रसन्न हुए तो कहे, बोलो तुमको क्या चाहिए? उसने कहा, हे भोलेनाथ, आप मुझ पर बहुत प्रसन्न है, तो जो देना हो सो मुझको दीजिए। आप बच जाए तो मेरे पुत्र को दे दीजिए, और सारी दुनिया के लिए आप भीख मांगने जाइएगा। एक राजनीति यह है देश में, जो कुछ हो मुझे हो या मेरे बेटा बेटी परिवार वाले को हो, बाकी लोग सत्यानाश हो। बाकी लोग जात के नाम पर मूर्ख बनो, संप्रदाय के नाम पर मूर्ख बनो, अंधभक्त बनो, अंधाभक्त बनो। यही किसान के नाम पर ही सब जुड़ गया है। अंधभक्ति वाले, कोई जात के नाम पर, कोई जात के नेता के पीछे हैं, कोई संप्रदाय के नाम पर। अब किसान का आंदोलन है, उसमें किसी धार्मिक संस्था को आने का क्या मतलब? कोई हो, क्या मतलब? कोई पूंजीपति, कोई दाना दाते देने वाला वहां अगर इतने सुख सुविधा की सामग्री जुटाता है, कोई बिरयानी तो कोई पिज्जा तो कोई क्या क्या, जो टीवी में दिखाते हैं, सत्य है या झूठ है, मैं तो देख करके भी मेरा मन खिन्न हो जाता है। कहते हैं, हे काली माँ, हे परमात्मा, कहाँ से किसान के नाम पर ये सब दुनिया को दिखा रहे हो? मैं भी इतना आंदोलन किया साहब, समाजवादी आंदोलन में 60 वर्षों तक निरंतर बिहार में लड़ा। हमें तो कोई पूरी सब्जी भी आंदोलन के समय सड़क पर खिलाने वाला नहीं आया, कोई न मंदिर वाला, न मस्जिद वाला, न गुरुद्वारा वाला। हम तो शहर में से दुकान दुकान से मांग के लाते थे चूड़ा और गुड़, अपनी अपनी जगह रख लेते थे। 4-4, 5-5 आदमी ऐसे घेर के बैठ के उसमें से चूड़ा, कच्चा चूड़ा फाँकते थे और गुड़ खाते थे। हम भी बहुत लड़े हैं। ये सब कई चीज है, कई बातें हैं अंदर, लेकिन भारत सरकार की 3 योजना है, लोकतंत्र है। भारत सरकार कहती है, आइए इस कानून में कहाँ क्या त्रुटि है जिससे किसान को नुकसान है, सो बताइए, और कमी क्या है वो बताइए, उसको हम सुधार के और जोड़ेंगे। कुछ इससे किसान को तकलीफ है तो उसको हटाने पर विचार भी करेंगे। ये है बहस। ये आएगा कब? जब संपूर्ण देश की जानकारी होगी, तब समस्या की जानकारी होगी, तब देश भर के किसानों की समस्या, उनकी परिस्थिति, इसकी जानकारी होगी, तब उसके विश्लेषण करेंगे, तब
तो ये किसी के है नहीं। अंधा गुरु बहरा चेला टकेसर खाजी टकेसर भांजा। कुछ पार्टी के नेता है सीधे कहते ये तीनों कानून को रद्द करो, बस हो गया। ये किसान का आंदोलन है, लेकिन किसान के आंदोलन को किसान के नाम पर देश के कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट पूंजीपतियों और पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं द्वारा चलाया जा रहा है। ये मैं स्पष्ट कह रहा हूं। इससे संपूर्ण देश के गरीब किसानों को समझना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो कृषि सम्मान का दिया, गांव-गांव तक सड़क गई, गांव-गांव घर-घर जो बिजली गई, हमारे यहाँ बिहार में जो बोरिंग लग रहा है, बोरिंग तक का एग्रीकल्चरल लाइन का अलग से लाइन दिया जा रहा है। पहले 5 हॉर्स का मोटर चलता था, उस जगह अब 3 हॉर्स और हाई हॉर्स के मोटर लगते हैं। उतना ही पानी दे रहा है, उतना ही किसान को जो ये सब लाभ मिल रहा है ना, बहुआयामी लाभ, ये सब तो किसाने को मिल रहा है ना, खेतिया के काम, किसाने का विकास के लिए ना। हमारे गांव के जो हर गांव में जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बनी है, पीसीसी, वो किसके? उस किसाने के है ना। मेरे गांव में कभी प्राइमरी स्कूल में अपने पिताजी के स्मृति में 4 कमरे का प्राइमरी स्कूल बनाया था कभी साहब 70-71 में, और आज वहां पर बढ़ते बढ़ते हाई स्कूल हो गया है। अटल जी के समय में जो सर्व शिक्षा अभियान जोशी जी ने चलाया था, उसका विस्तार होते होते कहाँ प्राइमरी स्कूल से कहाँ हाई स्कूल, मकान सब बन गए। ये जितना ग्रामीण विकास का काम हो रहा है, ये सब भी तो किसाने के लिए हो रहा है ना। तो अगर किसान सोचेंगे तो ये सब क्यों नहीं सोचते हैं? ये सब सोचे नहीं, वो समग्रता में नहीं सोचेंगे। उनका मतलब कि मेरा जो नेता है पीछे डायरेक्टर, वो डायरेक्टर जो हमको डायलॉग कहेगा, उसी डायलॉग पर हम यहां स्टेज पर नाचेंगे, है ना। तो अब इसका क्या जवाब दें? लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है। लोकतंत्र संवाद से चलता है, भाष से चलता है, उदारता से चलता है, विद्वता से है, दक्षता से है, अनुभव से है, ज्ञान से है। अंधा गुरु बहरा चेला टकेसर खांची टकेसर भांजा, आज जाति के नाम पर, वंश के नाम पर, परिवार के नाम पर हमारे दादा परदादा सिख समय से राज हम करते आए हैं, तो इस राजगद्दी पर मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये डेमोक्रेसी नहीं है। पहले जमाना था, मैं समाजवादी आंदोलन में मीटिंग में कहता था कि अंग्रेज मुगल के शासन में राज था कि राजा राजमहल में रानी माँ के पेट से निकलता था, उसको राज तिलक लगाते थे, सिंहासन पर बैठाते थे। उस राजा की एक माँ और एक बाप होते थे, एक धर्म एक संप्रदाय होता था। गांधी का राज आया, गांधी ने कहा अब लोकतंत्र आया है, अब का राजा राजमहल में रानी माँ के पेट से नहीं निकलेगा, अब का राजा आएगा तो गांव गांव में वोट के बक्सा से निकलेगा, जिसमें हिंदुस्तान के रानी हो या नौकरानी हो, राजा हो हलवाहा हो, सब अपना वोट डालेगा, उस वोट की खिचड़ी बनेगी, उसमें से राजा रानी निकलेंगे जो भारत का राज चलाएंगे। अब जो वोट के बक्सा में से निकल के आता है कोई गरीब निर्धन निर्बल पिछड़ा दलित का बेटा, तो बड़े लोगों की छाती फट रही है। हाँ, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, ये बड़े लोगों की छाती फट रही है। हाँ, इसका क्या इलाज है? इसका इलाज एक ही है, भाई आंदोलन करने वाले धीरज धरो, कानून को खत्म करेगा पार्लियामेंट, फिर 2024 में चुनाव होगा लोकसभा का, फिर सब मिल करके एक जगह इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ना नरेंद्र मोदी के खिलाफ। देश के लोग बहुमत दे देंगे, तुम इस तीनों कानून को रद्द कर देना, फिर अपनी मर्जी से जैसा कानून हो वैसा बना लेना। अब तो पार्लियामेंट ने पास कर दिया है,
इस पार्लियामेंट में हुकुमदेव नारायण यादव जैसा भी गरीब, बहुत गरीब किसान के बेटे हैं, सबने मिल के कानून पास किया है। अब इस कानून में संशोधन हो सकता है। संविधान में जब 125 संशोधन हुआ तो ये 3 कानून में क्यों नहीं संशोधन होगा? बताओ, समय के अनुसार होगा। लेकिन नहीं, नहीं, ये जिद है। मेरी बात चलेगी, मेरी बात मानो, हम नरेंद्र मोदी को झुका के रहेंगे, नरेंद्र मोदी के कलेजे पर हम विजय पताका फहरा के रहेंगे। अब इसका क्या जवाब दिया जाए? ये लोकतंत्र नहीं है। देश के 135-30 करोड़ लोगों के चरणों में अपने मस्तक को टेकते हुए गांव के गरीब किसान के घर से निकला हुआ, आज मैं सक्रिय राजनीति में नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी के भी सक्रिय राजनीति में नहीं हूं, लेकिन मैं भारत माता के गर्भ से पैदा लिया हुआ एक गरीब किसान का पुत्र हूं, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से निकला हुआ हूं। आज भी मेरे शरीर के कण कण में, रोम रोम में वही गांधी, लोहिया, दीन दयाल, वही आदर्श मेरे रोम रोम में रमा हुआ है। मैं 135 करोड़ 30 करोड़ लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर, हे गरीबों, हे पिछड़ों, हे दलितों, हे निर्धनों, हे उपेक्षित उपहासित, हे पीड़ित प्रताड़ित, कब तक सहते रहोगे? अब नहीं जगोगे तो कब जगोगे? नरेंद्र मोदी के जैसे ही, कर्पूरी ठाकुर के जैसे ही, कामराज नाडर के जैसे ही, चौधरी चरण सिंह के जैसे ही लोग निकलते आए। आज संयोग से नरेंद्र मोदी गद्दी पर आया है, तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता है। और ये बड़े लोग, स्वार्थी लोग, निहित स्वार्थी लोग अपने अपने स्वार्थ बस आकर के नरेंद्र मोदी को हर तरह से अपमानित करके उनको इस तरह से जो व्यवहार कर रहे हैं। धन्य है नरेंद्र मोदी जो इतनी सहनशीलता के साथ, उदारता के साथ सब जहर को पी रहे हैं, किसी का जवाब नहीं देते, भारत के सर्वांगीण विकास की ओर निरंतर कदम बढ़ाते जा रहे हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि हिंदुस्तान में कोई एक नेता आएगा जो इतना महान क्रांति के काम कर लेगा, यदि उसके पास में जनता का अपार समर्थन प्राप्त हो। हे हिंदुस्तान के 130-35 करोड़ लोगों, 65% युवाओं, यह गांव का किसान इस राजनीति के संघर्ष के अंतिम चरण में, इस सन्यासी व्यवस्था की जिंदगी में आप समूह से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, उठो, जागो, निकलो, अपने को पहचानो, उत्तिष्ठता, जागृता। विवेकानंद ने जो कहा था, समय आया है, निर्बल मत समझो, अपने को निर्धन मत समझो, अपने को कमजोर मत समझो। तुम भी महाकाली के संतान हो, तुम भी भारत माता के संतान हो, तुम में भी अपार शक्ति है, तुम में भी अपार प्रतिभा है। अब समय आया है जगने का, उठो, जागो, आगे बढ़ो, अपने दुश्मन को पहचानो, भारत माता के विजय पताका को विश्व विजयी बनने दो।